हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम। मेरे चैनल सक्सेस विद स्पिरिचुअलिटी पर आप सबका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी 9th क्लास, ठीक है, इसका 5th लेसन प्रकृति, वनस्पति और वन्य प्राणी करेंगे। ठीक है, इसमें से हम कुछ मेन इम्पॉर्टेंट लाइनें जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और डीएसएसपी एग्ज़ाम में हमेशा एनसीईआरटी के लाइनों के अंदर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम उन्हीं लाइनों को कवर करते हुए जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना लेसन शुरू करते हैं, अपनी इम्पोर्टेंट लाइनों पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लाइनें जो दिखती हैं, पहले ये देखते हैं कि जो प्रकृति वनस्पति है हमारे में कितने प्रकार के, पूरे विश्व में जो है ना 12 जैव विविधता है, ठीक है। उसमें से हमारा देश एक है। यहाँ पर हमारे देश में कितनी जातियों के पौधे पाए जाते हैं? लगभग 37,000 जातियों के पौधे पाए जाते हैं। और हमारा देश जो है ना विश्व में कितने स्थान पे? 10वें स्थान पे है, ठीक है, पौधों के मामलों में। और एशिया में चौथे स्थान पर है। हमारे देश में फूल के पौधे कितने हैं? लगभग 15,000 हैं। और विश्व में जो हमारे देश में जो 15,000 फूल हैं, पूरे विश्व का 6% हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके फूल नहीं होते, जैसे कि फन, शैवाल और कवक, ठीक है। लगभग 90,000 जातियों के जानवर भी पाए जाते हैं। तो पौधे जो है 47,000, पौधे जो हैं वो 15,000 और 90,000 जानवर, ठीक है। अब इसमें पूछा जा सकता है कि अक्षत वनस्पति हम किसे कहते हैं? अक्षत वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति ही है, ठीक है। जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उसे का मतलब क्या होता है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। यही क्या है? आपकी अक्षत वनस्पति है। फिर है आपके पास मेन इम्पोर्टेंट ये है कि वनस्पति जगत जो है उस शब्द का अर्थ क्या है? वनस्पति जगत जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? फोना तो विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय पौधे की उत्पत्ति, ठीक है। और उसी तरह से दूसरा जगत है आपका प्राणी जगत। एक है वनस्पति जगत, वनस्पति जगत में पौधों की उत्पत्ति की बात की जाएगी, और जबकि जो प्राणी जगत है उसमें जानवरों के विषय में बतलाया जाएगा। अब ये जो हमारी वनस्पति है तथा वन्य प्राणी है, ठीक है, इनके इनकी विविधता है। तो इनकी विविधता क्यों है? इनके कारण है। पहला कारण है आपके पास धरातल। धरातल में दो चीज़ें हैं, भूभाग और मृदा। जलवायु में है आपका तापमान और सूर्य का प्रकाश, वर्षण, ठीक है। ये आपके कुछ मेन कारक है जिसके कारण हमारे देश में वनस्पति और अन्य प्राणियों में विविधता पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो धरातल, मेन धरातल, ठीक है। धरातल के दो भाग है, भूभाग और मृदा। जलवायु में है तापमान। जलवायु में 3 पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, एक तो तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम धरातल के पास चलते हैं। धरातल के दो भाग हैं, भूभाग और मृदा। भूभाग में क्या चीज़ें, मतलब जैसे अगर जहाँ पर जैसे भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जैसे पर्वत है, पठार है, ये मैदान भाग है। तो जैसी जहाँ की आकृति होगी वैसी वहाँ के जो वनस्पति हैं और वन्य प्राणी होंगे, ठीक है। अगर जैसे ऊबड़ खाबड़ असमतल मैदान पर है तो वहाँ पे जंगल या घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर जैसे आप फॉर एग्जांपल आप समतल मैदानों पे जाओगे तो वहाँ पे आपको कृषि देखने को ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अब है मृदा। मृदा भी हमारे देश में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। जैसे मरुस्थल में वहाँ की मृदा कैसी होती है? बलुई मृदा होती है, तो वहाँ पे जो वनस्पति हुई कैसी, कटीली झाड़ियाँ हुई, ठीक है। उसी तरह से जो नदियों की डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं?
पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर आप पर्वतों की तरफ देखोगे तो वहाँ की मृदा कैसी है, उनकी वहाँ की मृदा की गहरी परत है और वहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो भूभाग है, मृदा है, धरातल के पार्ट्स, ये हमारे देश में किसी भी देश की जो वनस्पति है, वन्य प्राणी है, उसकी विविधता का कारण बनते हैं। फिर है जलवायु। जलवायु में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, तापमान, वायु का प्रकाश और वर्षण। ठीक है, तापमान किस तरह से हमारे वनस्पति और प्राणी जगत को एक तरह से प्रभावित करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप हिमालय क्षेत्र में देखो तो वहाँ पे जो लगभग ऊंचाई की सॉरी जो हिमालय पर्वत की ढाल है और जो प्रायद्वीप की पहाड़ियाँ हैं, पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान क्या होती है, गिर जाती है। इसके कारण वनस्पति बढ़ने और जो ये तापमान का गिरना और घटना, ठीक है, ये दोनों जो है वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करते हैं और इसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण कटिबंधीय अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित कर देते हैं। पहाड़ों पे आपने देखा होगा कि जो नीचे पहाड़ों के नीचे वाले रीजन पे जो पेड़ पौधे हैं उनकी आकृति में, ठीक है, थोड़ा और ऊपर जाओगे फिर थोड़ा ऊपर और ऊपर जाओगे तो इस तरह से आपको वहाँ के जो मैदानी भाग, जो घास वाले स्थल हैं, तो सबसे ऊपर आपको घास स्थल दिखाई देगा। उसी तरह से आप फिर और ऊपर जाओगे तो आपको बिल्कुल ही कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ बर्फ़ के अलावा। ठीक है, तो उस तरह से ये उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित कर देती हैं। कौन? तापमान के कारण ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषता है। अगर उष्ण है आपका वनस्पति खंड तो वहाँ पर जो डिग्री रहेगी तापमान की वो 24 डिग्री से अधिक रहेगी। ठीक है, और जनवरी में जो तापमान है वो 18 डिग्री से अधिक रहेगा और कोई भी पाला नहीं पड़ेगा। ठीक है, उपोष्ण में 17 से 24 डिग्री तक रहेगा। ठीक है, और जनवरी में औसत तापमान कितना रहेगा आपका 10 से 18 सेंटीमीटर, और पाला जो पड़ेगा कभी कभी पाला पड़ सकता है। शीतोष्ण में 7 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में चला जाएगा, -10 तक जा सकता है और कभी पाला पड़ेगा कभी बर्फ़ पड़ेगी। ठीक है, अल्पाइन में आपके 7 से बिल्कुल जो अल्पाइन वाला जो आपका वनस्पति खंड है वहाँ पे 7 डिग्री से कम रहेगा औसत वार्षिक तापमान, और जो जनवरी में -1 डिग्री से कम रहेगा तापमान, और यहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहेगी। ठीक है, तो उपोष्ण कटिबंध में यहाँ पर आप देखो उष्ण कटिबंधी में कोई पाला नहीं पड़ेगा। ठीक है, उपोष्ण वनस्पति खंड में आपके कभी पाला जो है कभी कभार पड़ेगा, और शीतोष्ण वनस्पति खंड में कभी पाला कभी बर्फ पड़ेगी, और जो अल्पाइन वनस्पति खंड है वहाँ पर बर्फ, सदैव बर्फ मिलेगी आपको। तो ये तापमान प्रभावित करता है। अब है सूर्य का प्रकाश भी, वह उस स्थान में मिलने वाले वनस्पति और प्राणी जगत को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे अगर ज़्यादा प्रकाश मिलेगा, ठीक है, तो वह वर्षा भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल की ऊंचाई तथा वस्तु पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी स्थान पर सूर्य का प्रकाश कैसे पड़ेगा। तो किसी भी स्थान पर सूर्य का प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, सूर्य का प्रकाश का समय कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे उस स्थान का अक्षांश कितना है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, और वो जो स्थान है किस वर्षा नहीं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलेगा, ठीक है, उसके मिलने के कारण जो वृक्ष है गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ जाते हैं। यह आप इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जो हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढालों पर उत्तरी ढालों की अपेक्षा जो है ज़्यादा सघन वनस्पति पाई जाती है। ये पूछा जा सकता है कि हिमालय की किस ढाल की और सघन वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है, तो वो है आपकी दक्षिणी ढाल। दक्षिणी ढालों पर उत्तरी ढालों की अपेक्षा, यानी कि जो उत्तरी ढाल है वहाँ पे आपको वनस्पति ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, जबकि जो दक्षिणी ढाल है वहाँ पे आपको वनस्पति ज़्यादा देखने को मिलती है।
फिर है वर्षण। वर्षण में जहाँ पे ज़्यादा बारिश वहाँ पे ज़्यादा सघन वन। ठीक है, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून एवं पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ये पॉइंट याद रखना, ये लाइनें याद रखना कि जब हमारे देश में जब वर्षा आती है तो उसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से सितंबर तक होता है, अब यही मानसून जब पीछे हटता है तो उत्तर पूर्वी मानसून होता है। ठीक है, तो अधिक अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अपेक्षा सघन वन पाए जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा बारिश वहाँ पे ज़्यादा वन, जहाँ पे कम बारिश वहाँ पे कम वन। ठीक है, तो ये भी याद करना कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी घाटों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी घाट की किस ढाल के ऊपर सघन वनस्पति पाई जाती है? वो है पश्चिमी ढाल, क्योंकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर वर्षा हो जाती है और पूर्वी घाटों पर बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है वहाँ वो जो क्षेत्र है वो पवन विमुख पवन मुख क्षेत्र है, और जबकि जो पूर्वी ढाल है वो पवन विमुख क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। अब है आपके अपने हम पढ़े वन के बारे में, तो सबको पता है कि वन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए। ठीक है, और ये वन जो है किस प्रकार का साधन है? एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, फिर है आपका कि वनस्पति हमारे जो भारतीय वनस्पति है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। तो वो बदलाव क्यों आए हैं, उसके कारण क्या है, ये आ सकते हैं आपके लिए कि कारण क्या क्या चीज़ें। पहली चीज़ है कि कृषि के लिए हम क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। हमारे देश में उद्योगों का विकास हो रहा है। तीसरा पॉइंट कि शहरीकरण की परियोजनाएं हो रही हैं, और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण जो है हमारा जो वन्य क्षेत्र है वो कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि भारतीय प्रकृति वनस्पति जो है ना उसमें जो बदलाव है उसके कारण क्या है। पहला कारण क्या है, कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग। दूसरा, उद्योगों का विकास। तीसरा है शहरीकरण की परियोजनाएं। और चौथा क्या है, पशुओं के चारे की व्यवस्था के कारण। ठीक है, अब ये तो 2003 का देख रहे हैं। अब एग्जैक्ट अभी जो है वो याद कर लेना कि कितना वर्ग क्षेत्रफल है हमारे वनों का। ठीक है, फिर है आपके पास पारिस्थितिक। आप जो है यहाँ पर 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना भी फॉलो की जा रही है, तो उसके अनुसार जो है ना भारत के वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 22.5% है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, वो एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो पृथ्वी पर पादपों एवं जीवों का वितरण मुख्यतः किसके द्वारा निर्धारित होता है? जलवायु के द्वारा। ठीक है, याद रखना कि पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः किसके द्वारा निर्धारित होता है? जलवायु के द्वारा। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति काफ़ी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती ही है। जैसे ही वनस्पति बदल जाएगी वह तभी प्राणी जीवन भी बदल जाएगा। अगर ऐसा होगा, अगर आपस में वो तालमेल नहीं रख पाएंगे तो जो हमारा परिस्थिति तंत्र है वो संतुलित नहीं रह पाएगा। और यही जो है पादप तथा प्राणी के आपस में जो निर्भरता है वही एक परिस्थिति तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक जिससे ये भी याद रखना कि इसी परिस्थिति तंत्र को हम जीवोम भी कहते हैं, और जो जीवोम है उसकी पहचान किसके आधार पर होती है? पादप के आधार पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वनस्पति के प्रकार। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे देश में कितने प्रकार की वनस्पति है। तो पहला है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। ठीक है, ये 5 तरह की हमारे देश में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जिसे हम वर्षा वन भी कह सकते हैं, और जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये 2 प्रकार के होते हैं, एक शुष्क और एक आर्द्र। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन।
ठीक है। तो इसमें आपको ये उष्णकटिबंधीय सदावन के दे रखा है आपको कि कहाँ पर, जैसे 1.5 में कितना रहेगा, फिर झाड़ी परत आएगा, फिर 5 मीटर पे, इस तरह से। ठीक है, तो ये याद कर लेना आप कितने प्रकार की हैं। अब हम पहले चढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इनको हम वर्षावन भी कहते हैं, ठीक है, सदाबहार वन भी कहते हैं। अब ये यहाँ पर आप मैप में यहाँ पर देख सकते हो कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ कहाँ है। तो जो आपको बिल्कुल डार्क ग्रीन है वो वाला एरिया क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो ये आप देखो, ये नॉर्थ और ईस्ट वाला रीजन, ठीक है। असम, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा हिस्सा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नहीं कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, ये वाला एरिया, और आपका पश्चिम बंगाल के, ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाला एरिया, यहाँ पे आपका तमिलनाडु के तट, ये आपका केरल, गोवा और मुंबई का कुछ हिस्सा, ठीक है। ये वाले हिस्से जो हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में शामिल किए जाते हैं। और साथ में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। तो याद रखना, पहला है आपका जितने भी जो पश्चिमी घाट के अधिकतर वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु के तट तक सीमित है कौन, वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। यहाँ पर बारिश कितनी होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, ठीक है। और थोड़े समय के लिए यहाँ पे शुष्क ऋतु भी पाई जाती है। यहाँ पे कितने ऊंचाई के पेड़ मिलते हैं, वो है 60 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो क्षेत्र है वर्षा भर कैसे रहते हैं, गर्म और आर्द्र रहते हैं। और यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पतियाँ, झाड़ियाँ तथा वृक्ष एवं लताएँ उगती रहती हैं, ठीक है। इन वनों की यहाँ पर जो है ना, कई जो पेड़ होंगे वो छोटे होंगे, कई फिर बड़े होंगे, कई फिर और बड़े होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ऊंचाइयों के कई स्तर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। अतः ये जो वन है हमेशा साल भर हरे भरे रहते हैं। इसीलिए हमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार या वर्षा वन में जो व्यापारिक महत्व के वन में पाए जाने व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं, जैसे अबोनुस यानी कि एबोनी, मोहोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। तो ये याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि आपसे ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अबोनुस, महागनी और रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वो हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन। एक सिंग वाले गैंडा और कहाँ पाए जाते हैं, असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। फिर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये पर्णपाती वन दो तरह के होते हैं, उष्ण और सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म और आपके आर्द्र वाले, ठीक है। तो ये जो वन है पर्णपाती वन है, इसे मानसूनी वन कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है उन्हें हम क्या कहते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं। यहाँ पर कितनी बारिश होती है, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक, वो डिफरेंस भी याद रखना। अब यहाँ पर कितने प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्तियां गिरा देते हैं। जो सदाबहार वन थे उनमें पत्तियां कोई निश्चित समय नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे एक निश्चित समय, वो कितना समय है, 6 से 8 सप्ताह के बीच में जो यहाँ पे पर्णपाती वन के जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर हमने किन वनों को, पर्णपाती वन जो है उष्णकटिबंधीय के, उनको हमने आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया है, ठीक है। तो जो आपके आर्द्र पर्णपाती वन है वहाँ पर 100 से 200 मीटर की 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होगी। और जो ऐसे वन हैं जो आपके कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो शुष्क आर्द्र वाले हैं, वो देश के पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय की गिरपा देने के, जो हिमालय के जो पैर हैं, नीचे वाले, गिर मतलब पर्वत और पद्म पैर प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं।
ठीक है। अब है आपके यहाँ पर सैगौन जो पेड़ है आपका, वो कौन से आपके कौन से वन में पाए जाते हैं? पर्णपाती वन में, ठीक है। आपके कौन सी आपके आर्द्र वाले इन वनों में सबसे प्रमुख जाति है सिंकोना, जैसे बांस, साल, शीशम, चंदन, रवे, कुसुम, अर्जुन, शहतूत, जो ये वृक्ष हैं ये व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। अब है आपके शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पे बारिश कितनी होती है? 70 से 100 के बीच में। डिफरेंस याद रख लेना, वो ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। और ये वन जो है प्रायद्वीप पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश या बिहार के मैदान में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो वृक्ष हैं, ये वृक्ष ज़रूर से कर लेना, आप चाहे 2-3 बार कर लेना, लेकिन ज़रूर कर लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जहाँ पर जो आपका सूक्ष्म पर्णपाती वन है, वहाँ पर जो पेड़ पाए जाएंगे वो सागौन, साल, पीपल और नीम, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जानवर कौन से मिलेंगे? सिंह, शेर, सुअर, हिरन और हाथी देखने को मिलेंगे। अब है आपका कटीले वन और झाड़ियाँ। यहाँ पर 70 से सेंटीमीटर से कम बारिश होगी, ठीक है। और यहाँ पे वनस्पति आप देखो, कुछ कैक्टस और ये झाड़ियाँ से दिखाई देंगी ना, जिसमें कांटे वगैरह लगे रहते हैं, उस तरह से आपको झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। कीकर वगैरह वो आप देखने को यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो ये है आपके यहाँ पर जो आपके देश के उत्तरी या पश्चिमी भागों में पाई जाएगी, जैसे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा का आर्द्र शुष्क क्षेत्र। तो यहाँ पर जो आपको पादप देखने को मिलते हैं वो है अक्सिया, खजूर, यूरोफेरबिया तथा नागफनी, ठीक है। और ये जो यहाँ के वन है, यानी कि जो सूक्ष्म पर्णपाती वन है, वहाँ के वृक्ष जो है बिखरे हुए में रहते हैं। इनकी जड़ें लंबी होती हैं। क्यों लंबी रहती हैं? और ताकि वो जल की तलाश कर सके, चारों तरफ फैली रहती, तो जड़ें लंबी होती हैं, जल की तलाश में चारों तरफ फैली रहती हैं। ऐसे पेड़ कौन से वन में पाई जाती हैं? वो है सूक्ष्म पर्णपाती वन में। और यहाँ की पत्तियाँ कैसे रहती हैं? छोटी रहती हैं, जिनसे वाष्पीकरण कम हो सके, जैसे कि किक्कर, ठीक है। यहाँ पे आपको जानवर देखने को मिलेंगे, चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, सिंह, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊँट, ठीक है। अब ये आपको पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, ये मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में मैं आपको ये सारे इसमें से जो मेन मेन इंपॉर्टेंट लाइन है वो कराऊंगी, क्योंकि DSSP एग्ज़ाम इन लाइनों में से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।